Guys, welcome to my channel CMMX. So in this video we are going to start our banking company. Now this is my first lecture which मतलब first official lecture which I am going to upload soon. So if you are the student of CMA intermediate new syllabus, I don't know पुराने syllabus में ये सब chapters या नहीं मे भी हो गए क्योंकि ज़्यादा change नहीं हुआ है. So I have completed my banking company so fast. So I am going to एक्सप्लेन यू क्योंकि जो जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगी कि मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझा सकूँ. और ये मेरे नोट्स है. इफ़ यू वांट दिस नोट सो आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑन दिस. Okay, if you want, so let me know in the comment section. So let's start our video without any further ado. So guys, start our video with the banking company. So all you know that in our corporate accounting, the most weightage, that's banking company, electricity company and the insurance company have the weightage of 10 marks. Yeah, and I don't know why all these students are इसको skip कर देते हैं. Yeah, इन सिंपल लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं, मगर पता नहीं लोग स्टूडेंट्स इसको स्किप क्यों कर देते हैं. आई डोंट नो, बट मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर्स आर दीज 3 चैप्टर्स. आई फील दिस, आई एम द स्टूडेंट एंड आई फील कि ये 3 चैप्टर में आप लोग 10 मार्क्स जो वेटेज में दिया है वो आराम से कवर कर सकते हो. सो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए. एंड अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि लोग देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते. अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे वीडियो बनाऊँगी. सो ये मोटिवेशन होता है. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट आवर वीडियो स्टार्टेड. सो बैंकिंग कंपनी का स्टार्ट करते हैं. तो बैंकिंग कंपनी में ना कुछ टॉपिक्स है. आप लोग को दिख रहा होगा कि ब्लू पेन बहुत ज़्यादा लाइट था. ये कुछ 10 टॉपिक्स है. 10th वाला थियोरी है जो मैंने रोमन में लिखा है. आई एम सॉरी. सो फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन एंड एडवांसेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन. एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड गारंटी. अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट इन डाउटफुल डेट्स. CRR SLR थियोरी पार्ट. SAR मीन्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. थियोरी पार्ट फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी. ये तो थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकल है. ये सब मिला कर ये पूरा ये हमारा बनेगा फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ रिकॉग्निशन of interest income on loan and advances. So let us focus on this. हाँ guys, so recognition of interest income on loan and advances. simply इसमें हम अपना interest income जो हमें लोन और एडवांसेस, बैंकिंग कंपनी मतलब हम बैंक का अकाउंट्स बना रहे हो. ओके, तो ये आप लोग अज्यूम कर लो कि आप लोग बैंक में काम करते हो ना, आप लोग वहाँ का अकाउंटिंग और ये सब कर रहे हो. सो हमें अपने इंटरेस्ट इनकम जो हमें लोन एंड एडवांसेस से मिलता है हमें उसको पता लगाना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले लोन एंड एडवांसेस क्या होता है? एसेट्स होते हैं. तो लोन एंड एडवांसेस ना जो एसेट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. परफॉर्मिंग एसेट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PA एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं NPA. ये याद रखना. परफॉर्मिंग एसेट्स का डेफिनेशन एंड देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डेफिनेशन. परफॉर्मिंग एसेट्स का डेफिनेशन दोज लोन एंड एडवांसेस ऑन विच बैंक रिसीव्स रेगुलर इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट. ओके, सो परफॉर्मिंग एसेट्स का डेफिनेशन ऐसे लोन या फिर एडवांसेस जब बैंक उनका रेगुलर इंस्टॉलमेंट रिसीव करती है. जैसे कि ये मेरी रफ बुक है, ये एक बैंक है, हमने बैंक से लोन लिया, लोन के बदले हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर महीना. सो अगर हम ये इंटरेस्ट विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट मतलब हर महीना अच्छे से दे रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे परफॉर्मिंग एसेट्स. और एक और, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हैज़ बिन स्टार्टेड बट पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट डज नॉट एक्सीड 90 days. इसका मतलब बैंक ने हमें लोन दिया, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और ये इंटरेस्ट अगर हमने डिफ़ॉल्ट किया मगर वो डिफ़ॉल्ट 90 डेज़ का मतलब कितना होता है? 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ. मतलब 3 महीने से ज़्यादा वो डिफ़ॉल्ट हमने नहीं कंटिन्यू किया, हमने बराबर से पेमेंट कर दिया, तो उसे बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स. इसका इनकम रिकॉग्निशन होता है एक्रूअल बेसिस. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक्रूअल बेसिस. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिंपली उल्टा. इफ़ द
पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट एक्सीड 90 डेज़, अगर हमारा पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट 90 डेज़ से ऊपर चला गया तो इट इज़ कॉल्ड एनपीए। समझ में आया? एग्जाम्पल्स, बैंक को लोन दिया, इंटरेस्ट दिया 90 डेज़, हमने इंटरेस्ट में घोटाला कर दिया 3 महीने से ज़्यादा, मतलब हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो सिंपली नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आप लोग को नहीं करवा सकती, कॉज वो मैं अपने टैब और लैपटॉप से कराऊंगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे सो मैं देखूंगी क्या करवाएंगे। सो लेट्स, ये हो गया हमारा थियोरी पार्ट मैं आप लोग को मोस्टली समझा देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, बट मुझे उतना अच्छा रिस्पांस मिलता ही नहीं जिससे मैं क्वेश्चन आंसर्स करवा सकूँ आप लोग को। वैसे मेरे पास बहुत सारा कंपाइलेशन है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेथ हमने ये कर लिया, ये सब क्वेश्चन आंसर्स है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेथ स्टार्ट करते हैं, ये सब एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेथ में 4 काइंड्स होते हैं या फिर टाइप्स होते हैं, आप लोग ऐसे समझ लो: स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। स्टैंडर्ड एसेट का मीन सिंपली होता है परफॉर्मिंग एसेट्स, those loan and advances on which bank receive regular installment without any default or defaulting payment has been started but period of default does not exceed 90 days. एग्जाम्पल, बैंक को लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, हम इंटरेस्ट देते हैं बैंक को, अगर हमने 90 डेज़ के ऊपर नहीं गया हमारा डिफ़ॉल्ट तो सिंपली वो है स्टैंडर्ड एसेट, और 90 डेज़ एक्सीड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड एसेट में ना ये कुछ टर्म्स है आप लोग को याद रखने। एग्रीकल्चरल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का मतलब एसएमई याद रखना। एग्रीकल्चरल एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का परसेंटेज होता है 0.25। हम ये जब ये निकालते हैं ना तो हमें परसेंटेज पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो रहते हैं, 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन ही आते हैं हमें एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ना ये परसेंटेज आप लोग देख रहे हैं 60%, 0.4%, तो ये हमें पता रहना चाहिए। सो एसएमई का होता है 0.25%, कमर्शियल रियल स्टेट रेसिडेंटल हाउस का 0.75%, 0.25%, अदर कमर्शियल रियल स्टेट 1%, रिकन्स्ट्रक्टेड लोन होता है 5%। अदर ऑब्वियसली क्या अगर हमें क्वेश्चन में ना, अगर ये कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन टैक्स और डाउटफुल डेट के क्वेश्चन में अगर हमने स्टैंडर्ड एसेट का अगर कोई भी परसेंटेज नहीं बताया ना तो हम उसका कंसिडर करते हैं अदर लोन 0.4। और अगर हमें स्पेसिफाई दिया है, क्या स्पेसिफिकली दिया है कि एग्रीकल्चर और एसएमई का है तो 0.25% लेते हैं। और अगर हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड एक्स लेसर देन 2% द प्रोविजन ऑन द एसेट्स वुड रिवर्ट टू 2.5 आफ्टर 1 ईयर ऑफ द। ये है ना, मैं आप लोग को अच्छे से एकदम डीपली समझाऊंगी। स्टार्ट करें, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड के बाद सब स्टैंडर्ड एसेट, तो सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट है ना, समझ लीजिए ये एनपीए के टाइप है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो एनपीए के अंडर आएंगे। सब स्टैंडर्ड एसेट, इफ़ पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट एक्सीड 90 डेज इट इज़ कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ओके, डाउटफुल एसेट ये समझ में आया ना, 90 दिन से ऊपर गया डिफ़ॉल्ट इसकी तरह, एनपीए की तरह, तो क्या हो जाएगा ये सब स्टैंडर्ड। डाउटफुल एसेट आफ्टर पासिंग द स्टेज ऑफ सब स्टैंडर्ड इट इज़ कॉल्ड डाउटफुल डेट। ठीक है, 90 डेज़ के ऊपर गया डाउटफुल डेट। अब 90 डेज़ के ऊपर भी ये कुछ कंडीशंस है, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो वो आप लोग उसकी फ़िक्र मत करना। अगर ये 12 महीने बता रहा है, अगर ये ऊपर चला गया जैसे कि 1 साल, तो सिक्योर लोन में आएगा 25%, अनसिक्योर लोन में तीनों के टाइप में 100% आएगा, 100%, और 1 साल से 3 साल के बीच में सिक्योर लोन में 40%, और मोर देन 3 ईयर्स 100%, और अनसिक्योर लोन 100%। ये आप लोग देख लो, अच्छे से लिख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। लॉस एसेट क्या होता है, अगर गवर्नमेंट या अगर गवर्नमेंट ने या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर ने या फिर इंटरनल ऑडिटर ने बोल दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया कि लॉस एसेट है तो लॉस एसेट है, और लॉस एसेट का सिक्योर और अनसिक्योर 100% ही होता है। ओके, और ये क्वेश्चन आंसर्स है, ये मैं आप लोग को बताती हूँ, ये शायद मे बी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। वैसे तो क्वेश्चन आंसर ऐसे एक्सप्लेन नहीं होते, विद क्वेश्चन और विद आंसर के साथ ही एक्सप्लेन होते हैं, बट आई विल ट्राई कि आप लोग को समझ में। क्लासीफाई द फॉलोइंग एसेट्स लोन एंड एडवांसेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, एग्जाम्पल है, सॉरी। कस्टमर ABCD हमारे पास H तक है, पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट निल है,
मतलब उसने कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो वो कौन से टाइप का एसेट होगा? डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो ये वाला, दोज लोडेंस आर बिंग रिसीव रेगुलर इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स। 70 दिन ये कौन सी कैटेगरी में आता है? डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हैज़ बिन स्टार्टेड बट द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट डज नॉट एक्सीड 90 डेज़ के ऊपर नहीं गया, मतलब 70 डेज़ वाया स्टैंडर्ड एसेट्स। ओके, 90 डेज डज नॉट एक्सीड 90 डेज आया स्टैंडर्ड एसेट। 5 मंथ अब आया ना, अच्छा क्वेश्चन। 5 मंथ, 5 मंथ कैसे देखेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। आया है 5 मंथ मतलब 5 महीना। अब पहले ना हम ऐसा नहीं देखेंगे 5 मंथ आ गया तो ये सीधा लिख देंगे, नहीं, हम पहले देखेंगे ये सब स्टैंडर्ड एसेट कैसे आया 5 महीने में। तो पहले देखेंगे 90 डेज़ पहले स्टैंडर्ड एसेट, मतलब 3 महीना हम देखेंगे स्टैंडर्ड का है 90 डेज़। अब जो बचा ना, जैसे कि 2 महीना बचा, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? वो आ रहा है 90 डेज़ के ऊपर, ये आ रहा है मैक्सिमम 1 साल का होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। ओके, मैक्सिमम 12 मंथ, तो कितना 1 साल का होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, तो 2 मंथ का है तो 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, तो ये आया हमारा सब स्टैंडर्ड। तो ये हो गया हमारा सब स्टैंडर्ड। अब ये 13 मंथ है तो इसके लिए भी हम देखेंगे, अब इधर लिखेंगे 13 मंथ। 13 मंथ में पहला 3 महीना होगा स्टैंडर्ड 90 डेज़, मतलब 3 महीना। अब उसके बाद में पूरा 1 साल होगा मैक्सिमम 12 मंथ। ठीक है, अब 12 मंथ हो गया, 12 मंथ, तीन इसमें से गया तो 10 बचा, तो मतलब 10 महीना हो गया सब स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो ये 12 मंथ से ऊपर गया नहीं गया, तो ये क्या होगा? सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। 16 मंथ देखते हैं, बहुत इजी है गाइस। 16 मंथ पहला 3 महीना स्टैंडर्ड का, फिर 12 मंथ देखेंगे, 12 मंथ सब स्टैंडर्ड का। तो क्या ये हुआ 16 मंथ? देखते हैं, 15 12 13 14 15, 1 महीना आ गया, 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया 1 महीना। तो हम देखें इसमें 3 कैटेगरी है, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा 1 महीना जो बचा है? ऑब्वियसली अप टू 1 ईयर। तो ये कौन सा एसेट हो गया? डाउटफुल एसेट्स, ये आएगा डाउटफुल में। तो कौन सा एसेट हो गया ये? डाउटफुल एसेट्स। अब 2.5 ईयर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना आप लोग, यहाँ लिखते हो 2.5 ईयर कैटेगरीज बना लेते हैं। 2.5 ईयर में से 3 महीना हमारा गया स्टैंडर्ड एसेट में, ध्यान से देखना गाइस। 3 महीना गया 2.5 में से, कितना बचा? 2.2 ईयर्स, उसमें से 12 मंथ गया हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट में से। 2.2 में से 12 मंथ गया तो कितना बचा? 1.2, मतलब ये 1.2 कौन से कैटेगरी में आएगा? अब इसमें देखो अप टू 1 ईयर, ठीक है, या फिर अप टू 1 to 3 ईयर, या फिर मोर देन 3 ईयर। तो उसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा क्या ये 1.2 ईयर कौन सी कैटेगरी में आया? तो 1.2 आ रहा है, मतलब 1 साल 2 महीना। अब इसमें क्या है? तो बस 1 अप टू 1 ईयर, तो मतलब ये इसके बाद आ गया एक, क्योंकि 2 महीना एक्स्ट्रा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? 1 to 3 ईयर। तो 1 to 3 ईयर कौन सा? डाउटफुल। तो लाइक हम डाउटफुल एसेट में ऐसा नहीं लिख सकते बस डाउटफुल, हमें कैटेगरी बतानी पड़ेगी। तो कौन सी कैटेगरी में है ये? डाउटफुल डेट अप टू 1 to 3 ईयर। समझ में आएगा? 5 साल में आप लोग को एकदम ईजीली बताती हूँ गाइस। 5 साल लिखा है ना, तो पहले का 3 महीना जाएगा स्टैंडर्ड में, 12 महीना जाएगा सब स्टैंडर्ड में, कितना हुआ? 12 से 13 14 15 महीना हुआ। अब 5 साल में से जो 15 महीना बचेगा, अब 5 साल में से 15 महीना निकालेंगे तो ये इसी कैटेगरी में जाएगा ना, मोर देन 3 ईयर्स। ऑब्वियसली बात है, 5 साल में से 15 महीना निकाल दिए हमने, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा ये? इसी कैटेगरी में जाएगा, मोर देन 3 ईयर्स। तो ये डाउटफुल एसेट्स है बट मोर देन 3 ईयर्स। तो ये हमारा हो गया आज का थियोरी पार्ट। मे बी आप लोगों को नोट्स से अच्छा समझे, जो मैंने समझाया उससे ज़्यादा आप लोगों को नोट्स से अच्छा समझे, तो आप लोग प्लीज़ नोट्स प्रिफर करना। फॉर क्वेश्चन आंसर्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वाली थियोरी पढ़ा
CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों का फुल फॉर्म है। CRR सेक्शन 18 में आता है, SLR सेक्शन 24 में आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। Note 1. Every scheduled bank to maintain 4% of their total deposit as CRR with reserve bank ratio. सारे जो शेड्यूल बैंक होते हैं ना, उनको CRR अपने पास रखना पड़ता है, कितना? 4%। ये MCQs और थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एवरी शेड्यूल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन 18% ऑफ टोटल डिपॉजिट विद RBI एस SLR। SLR कितना? 18%, CRR कितना? 4%। मीनिंग ऑफ टोटल डिपॉजिट। अब इसमें टोटल डिपॉजिट का क्या मीनिंग होता है? तो टोटल डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, क्रेडिट बैंड्स ओनली, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट LC गारंटी। ओके, आउटस्टैंडिंग ग्राफिक ट्रांसफ़र, जो मेल ट्रांसफ़र, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब होता है टोटल डिपॉजिट। ओके, अब मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? कैश इन हैंड, कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल, मनी एट शॉर्ट नोटिस, गवर्नमेंट, आप लोग ने FM में भी पढ़ा होगा। सो ये हमारा हो गया CRR SLR। उसके बाद में फिर ये सब हुए, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आ गया। सो गाइस, मेरा जितना मोटिव था, जैसे कि मैंने आप लोग को इसकी थियोरी पढ़ा दी, इसकी थियोरी CRR SLR, और आप लोग अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मोस्टली 5 से 6 दिन जाएगा मिनिमम, बट ये आप लोग का बैंकिंग कंपनी अच्छे से हो जाएगा। और आप लोग के, क्योंकि बैंकिंग कंपनी आता ही है 5 मार्क्स का, सो आप लोग अच्छे से कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।